ये बात तो हर कोई जानता है कि इंडिया और चाइना के बीच कैसे रिश्ते हैं और गलवान घाटी की हिंसा के बाद से तो ये लगातार खराब ही हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम चाइना को सबसे ज्यादा पैसा भी अब दे रहे हैं और ऊपर से चाइना की ही करेंसी में रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। अब जब इंडिया रशिया से चाइना की करेंसी में ऑयल खरीदेगा तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा चाइना का ही होगा। इसकी दो वजह है, वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो सवाल है वो ये है कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर इंडिया की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसका फायदा चीन उठा रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया भर में ज्यादातर कारोबार अमेरिका की करेंसी डॉलर में होता है। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन जंग शुरू हुई तो रशिया पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई तरह के बैन लगा दिए। We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. इसके बाद रशिया किसी देश के साथ अमेरिकी डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता था। अब ऐसे में उसका बिजनेस ठप पड़ रहा था और जब कोई भी देश जंग लड़ रहा होता है तो उसे चाहिए कि बहुत सारा पैसा, और अगर काम नहीं होगा, सामान नहीं बिकेगा तो पैसा कैसे आएगा। ऐसे में रशिया ने सस्ते में तेल बेचने का ऑफर इंडिया को दिया। इंडिया के पास मौका तो था, पर ऐसे वक्त में रशिया से तेल खरीदने का मतलब था अमेरिका और बाकी देशों की दुश्मनी मोल ले लेना। पर अब इंडिया कोई लल्लू पंजू देश तो है नहीं, बल्कि आज इंडिया की ताकत इतनी तो हो गई है कि हर देश उससे दोस्ती करना चाहता है। ऐसे में इंडिया ने बिना किसी परवाह किए फौरन ऑयल खरीदने के लिए तैयार हो गया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि रशिया रुपये में पेमेंट लेने को तैयार हो गया। माने हम डॉलर में नहीं, अपने देश की करेंसी रुपये में पेमेंट करेंगे। अब जब भी कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किसी करेंसी का इस्तेमाल करता है कि तो वो करेंसी मजबूत होती है। ऐसे में इंडिया के पास रुपये तो मजबूत करने का मौका था। हालांकि अब खबर यह है कि इंडियन कंपनियां रशिया से तेल खरीदने के लिए डॉलर या रुपया नहीं, बल्कि चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रही है। अब ऐसे में सवाल है कि रशिया से तेल खरीदने के लिए इंडिया चीनी करेंसी में पेमेंट करने को क्यों मजबूर है। इसका फायदा चीन कैसे उठा रहा है। सबसे पहले तो बात यह है कि रशिया से तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट करने की बात कहां से उठी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 3 जुलाई 2024 को अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की थी, जिसमें लिखा था कि जून 2023 से ही इंडिया की तेल कंपनियां रशिया से तेल खरीदने के लिए चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करना शुरू कर चुकी है। इंडिया की 3 प्राइवेट रिफाइनर कंपनियों में से 2 कंपनियां अब युआन में पेमेंट करने लगी हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इंडिया ने युआन करेंसी के जरिए कितना तेल रशिया से खरीदा है। रिपोर्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि रिफाइनर सबसे पहले डॉलर में पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले नहीं मानते तो यूएई की करेंसी दिरहम या चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करना होता है। पर क्यों? दरअसल पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रशिया के बैंकों को इंडिया में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाजत दी थी। इंडिया और रशिया के बड़े बैंकों ने एक दूसरे के देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोले, जिससे दोनों देशों की करेंसी माने रुपया और रूबल में कारोबार किया जा सके। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही रुपये में लेन देन करने से मना कर दिया गया। लेकिन क्यों? तो मेरे दोस्त, इसकी 3 वजह है। पहली, इंडिया के बिजनेस लॉस से रशिया के पास लगा इंडियन करेंसी का अंबार। देखिए, इंडिया और रशिया के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी बड़ा फर्क है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया ने रशिया से 3.82 लाख करोड़ का सामान इंपोर्ट यानी आयात किया। वहीं रशिया ने इतने समय में ही इंडिया से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया से इंडिया को व्यापार घाटा होता है। इसके चलते रशिया बैंकों के पास इंडियन रुपए का अंबार लग गया है। पिछले साल करीब 32,000 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी रशिया के पास पड़ी रही। वैसे इस चीज से कोई खास दिक्कत थी नहीं, क्योंकि असली दिक्कत तो आगे आने वाली है। दूसरी वजह, रुपये को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना मुश्किल। अभी दुनिया में गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी रुपए में लेन देन करते हैं। पिछले करीबन 1.5 साल में रशियन बैंक्स के पास काफी रुपए जमा हो गए। रुपये को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। साथ ही रुपया देकर आप ज्यादातर देशों से सामान भी नहीं मंगा सकते। रशिया इन पैसों से सिर्फ इंडिया के साथ ही कारोबार कर सकता है, इसलिए रशिया ने रुपए में लेन देन को रोक दिया। इसके अलावा रशियन करेंसी रूबल जंग के बाद से ही लगातार हिचकोले खा रही है और अब रशिया की करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं है। ऐसे में इंडिया भी तेल खरीदने के लिए इस करेंसी में लेन देन करने से बचना चाहता है। तीसरी, अमेरिकी डॉलर और यूरो से लेन देन पर रेस्ट्रिक्शन। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रशिया को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया अब डॉलर और यूरो में लेन देन नहीं कर सकता।
यानी कि अगर इंडिया चाहे कि वो रशिया से तेल खरीदने के लिए बदले डॉलर में पेमेंट कर दे तो ये अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ये तीनों रास्ते बंद होने के बाद इंडिया के पास रशियन तेल के लिए चीनी करेंसी युआन में ही पेमेंट का एक अच्छा ऑप्शन बचता है, जिसे ना चाहते हुए भी इंडिया को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे चीन को फायदा तो मिल रहा है, पर सवाल आता है कि भाई पेमेंट हम कर रहे हैं और रशिया ले रहा है, तो इसमें चाइना को फायदा कैसे? इंडिया अगर युआन में पेमेंट करता है तो इससे चीन को क्या फायदा है? दुनिया भर में कारोबार करने और पेमेंट के लिए अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम बनाया है। स्विफ्ट नेटवर्क में फिलहाल 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं। स्विफ्ट की ही तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सिप्स नाम का एक सिस्टम बनाया। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 1300 बैंक जुड़े हुए हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन यानी चीन की करेंसी से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। जनवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाली करेंसी बन गई। उससे आगे सिर्फ यूएस डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड थे। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है। इस अग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी चीनी करेंसी में तेल की पेमेंट करने की बात हो रही है। यानी जो देश तेल खरीदने के लिए अभी डॉलर रिजर्व रखते हैं वो युआन में रिजर्व रखेंगे। इससे डॉलर का दबदबा कम होगा और चीन यही चाहता है। उधर अगर रशिया की बात करूं तो वो तो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और उसका दबदबा कम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों देशों के रिश्ते अब से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर से ही खराब हैं और आज तक पटरी पर नहीं लौट सके। उधर चाइना के साथ रशिया के अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में उसे चाइना की करेंसी में पेमेंट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हमें दिक्कत है। जी हाँ, इंडिया के लिए ये नुकसान है, पर कैसे? चीनी करेंसी में लेन देन से इंडियन रुपये को झटका लगेगा। इंडिया चाहता है कि उसकी करेंसी रुपये की इंटरनेशनल मान्यता बढ़े। आरबीआई ने बीते दिनों इसके लिए कुछ स्टेप्स भी उठाने की कोशिश की है। आरबीआई ने आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इंडियन रुपये को एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में शामिल करने की मांग की है। एसडीआर एक तरह से आईएमएफ का रिजर्व एसेट होता है। इसमें अब तक 5 करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल हैं। बॉर्डर पर व्यापारिक लेन देन में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को बढ़ावा देना शुरू किया है। उधर इंडियन बैंकों ने दूसरे देशों में पोस्टल अकाउंट खोलने भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए दूसरे देशों की कंपनी को या वहां के लोगों को रुपए में पेमेंट करना आसान होता है। इंडिया ने रशिया के साथ रुपए में कारोबार के लिए एसबीआई को ऑथराइज किया है। 7 सितंबर को रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को रुपए में करने का बढ़ावा देने की बात कही थी। अधिकारियों का मानना था कि इससे रुपये को मजबूती मिलेगी। रशियाई तेल के लिए युआन में पेमेंट निश्चित रूप से इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल बनाने के रास्ते में एक बड़े झटके की तरह है, क्योंकि जितना ज्यादा चाइना की करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किया जाएगा, उतनी चाइनीज करेंसी मजबूत होगी और इंडियन करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनने में दिक्कत पैदा करेगी। अब सवाल आता है कि अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो इंडिया को आगे क्या करना होगा? देखिए, अगर इंडियन रुपये की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ानी है तो इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। मान लीजिए अगर इंडिया रशिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे तो उसकी रुपये की खपत बढ़ जाएगी और वो रुपए में पेमेंट लेने लगेगा। माने वो हमसे जो सामान खरीदे उसकी फ्रीक्वेंसी और तादाद ज्यादा हो, ताकि रशिया के रिजर्व में इंडियन रुपया ज्यादा ना पड़ा रहे और वो मार्केट में फ्लो करता रहे। अब सोचो, अगर रशिया के पास इंडियन रुपीस इकट्ठा नहीं होगा तो वो पोस्टल अकाउंट को भी बंद नहीं करेगा। हालांकि ये कई सालों का प्रोसेस है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए चीन की कोशिशें नुकसान तो पहुंचा रही हैं, लेकिन बड़ा इंपैक्ट आने में काफी वक्त लगेगा। डॉलर के खिलाफ इस ऑपरेशन में रशिया और चीन को दूसरे देशों के साथ की दरकार है। हालांकि एक्सपर्ट्स युआन को डॉलर की जगह फिट नहीं पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की सरकार है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, जिस वजह से इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। कोई भी देश ऐसी किसी करेंसी को रिजर्व नहीं रखना चाहेगा जिसके डूबने का खतरा ज्यादा हो। पर इंडिया की जब बात करें तो वो चाइना के साथ रिश्ता जरूर खराब कर रहे हैं, पर बिजनेस के मामले में आज भी पीछे नहीं है। गलवान घाटी की हिंसा के बावजूद इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस मजबूत हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। इससे पहले 2 साल तक ये दर्जा अमेरिका को मिला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में चीन से $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट हुआ है। भारतीय करेंसी के हिसाब से 8,35,288 करोड़ रुपए होते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने जारी किए हैं। पर एक सवाल आता है कि क्यों भाई, हम आखिर चाइना के साथ काम कैसे कर सकते हैं, और वो भी इंपोर्ट, माने फायदा सीधा चाइना को ही। आखिर इंडिया चाइना से ऐसा क्या इंपोर्ट कर रहा है? दरअसल इंडिया कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे टेलीकॉम, स्मार्टफोन के पार्ट्स, फार्मा और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर ही डिपेंड है। GTRI के आंकड़ों के मुताबिक FY24 में इंडिया ने $4.2 बिलियन की टेलीकॉम स्मार्टफोन पार्ट्स चीन से इंपोर्ट किए। चीन से लैपटॉप और पीसी का इंपोर्ट कुल $3.8 बिलियन का था। इसके अलावा तेजी से उभरते EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी इंडिया चीन पर काफी डिपेंड रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चीन से इंपोर्ट की गई लिथियम आयन बैटरी की वैल्यू भी $2.2 बिलियन थी। रिपोर्ट में पता चला कि पिछले 6 सालों में चीन को एक्सपोर्ट में तो ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन इंपोर्ट में लगभग 45% की ग्रोथ हुई है। खैर, आखिर में बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडिया का चाइना के साथ काम करना सही है या नहीं? मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।